गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण या संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले बच्चों हम बात कर चुके हैं रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस, यानी संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकताओं के बारे में, सुझावों के बारे में, और उसी चर्चा में हमने बान की मून के सुझावों की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आप बच्चों जानते हो कि 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर पर 51 देशों के हस्ताक्षर के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संगठन की जब स्थापना हुई उस समय इसके 51 देश सदस्य थे और धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई और इस प्रकार से ये एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया। इस संगठन की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य है मानवता को युद्ध की विभीषिका से बचाना और विश्व में शांति स्थापित करना था। परंतु दुर्भाग्यवश ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था कुछ महाशक्तियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई। इसके अतिरिक्त वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हुए नाटकीय परिवर्तनों से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विकास संबंधी आयामों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए। निशस्त्रीकरण के अपर्याप्त प्रयास, पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक आर्थिक असमानता, निर्धनता, बेकारी, भूखमरी, अशिक्षा तथा आतंकवाद तथा मानवाधिकारों संबंधी अनेक चुनौतियां आज संयुक्त राष्ट्र के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और इनके बारे में हम अपने पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। निश्चित रूप से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये आवश्यक है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अधिक गतिशील, बहुआयामी तथा प्रभावशाली बनाया जाए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के गतिशील तथा बहुआयामी होने से ही वैश्विक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। माइकल बर्गर का कहना है कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ एक के बाद एक प्रत्येक अवज्ञा तथा एक के बाद एक प्रत्येक उपेक्षा के पश्चात भी जीवित रहा है तथा पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है। राष्ट्र कुछ समय तक उसकी अवहेलना भले ही कर दें, परंतु विश्व में समस्याओं के समाधान करने का एकमात्र साध्य मानते हुए वे सामान्यतः उसी की शरण में वापस आते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र को गतिशील, बहुआयामी तथा लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए इसके चार्टर के विभिन्न पक्षों तथा प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त इस संस्था के सर्वोच्च तथा शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि तथा भारत की स्थायी सदस्यता के विषय में भी हम आगे अगले चैप्टर्स में अध्ययन करते रहेंगे, जो हमारे आगे के भाग में होगा। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संशोधन। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से उभरने के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। 1945 से लेकर 2018 तक अर्थात 73 वर्षों के इस लंबे अंतराल में इस संगठन ने युद्धों को रोकने तथा स्थायी शांति और सुरक्षा की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र की अनेक सफलताओं के बावजूद भी इसकी कार्यप्रणाली को लेकर अनेक प्रश्न उभरे तथा इस संगठन को वास्तविक लोकतांत्रिक रूप देने तथा समय पर परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन अथवा संशोधन करने के लिए निरंतर मांग उठती रही। संशोधन अथवा परिवर्तन करने की मांग करने वालों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का एकाधिकार होना, तीसरी दुनिया के देशों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलना, चार्टर में संशोधन करने में कठिनाई, राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करने में सुरक्षा परिषद का अंतिम निर्णय करना, स्थायी सदस्यों द्वारा निषेधाधिकार की शक्ति का राजनीति के लिए संकुचित स्वार्थों की पूर्ति हेतु प्रयोग करना, चार्टर की अधिकृत व्याख्या करने तथा संस्थाओं का अभाव, स्थायी सेना तथा निश्चित आय के स्रोतों का ना होना आदि अनेक प्रश्न ऐसे हैं
कि जिनके कारण संयुक्त राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए तुरंत चिंतन की आवश्यकता है। यह भी एक सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी राष्ट्र अथवा संस्था का संविधान कभी भी स्थायी नहीं होता। समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन का ये कहना बहुत उचित है कि हमारे संविधान की तरह ही ये चार्टर भी समय बीतने के साथ विकसित होगा और इसके स्वरूप में निखार आएगा। कोई भी समझदार व्यक्ति ये दावा नहीं करता है कि अंतिम अथवा पूरी तरह दोष रहित ये दस्तावेज है तथा इसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की इतनी दफ़ा मांग करने के पश्चात भी ये बड़े खेद की बात है कि चार्टर में केवल 2 दफ़ा ही संशोधन हो पाया है। पहले नंबर पर 1963 में चार्टर में संशोधन करने के लिए ये प्रावधान किया गया था कि अस्थायी सदस्यों की सुरक्षा परिषद में संख्या बढ़ाई जाए तथा एक प्रस्ताव पास करके 6 सदस्यों के स्थान पर 10 कर दी गई। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की संख्या में वृद्धि की जाए जो 18 से बढ़कर 27 कर दी जाए। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों सहित 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत होने पर चार्टर में पहला संशोधन किया गया। दूसरे नंबर पर इसमें संशोधन 1971 में किया गया, जिसके अंतर्गत आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके और इसके सदस्यों की संख्या 27 से 54 कर दी गई है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति पर इसके सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है। अब हम बात करते हैं चार्टर में अनौपचारिक संशोधन, इनफॉर्मल अमेंडमेंट्स इन द चार्टर। जहाँ तक औपचारिक संशोधनों का प्रश्न है, अभी तक चार्टर में केवल 2 ही संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन मैंने आपको बताया कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की वृद्धि तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की वृद्धि से संबंधित, और दूसरा संशोधन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में सदस्यों की वृद्धि से संबंधित था। इसके विपरीत अनौपचारिक रूप से चार्टर में कई संशोधन किए जा चुके हैं। अनौपचारिक संशोधनों के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। फ्रांसिस विलकॉक्स के अनुसार चार्टर में निम्न ढंग से अनौपचारिक संशोधन किए गए हैं, जैसे नंबर 1, चार्टर के कुछ उपबंधों को लागू ना करके, दूसरा, चार्टर की धाराओं की नई ढंग से व्याख्या करके, तीसरा, संधि तथा समझौतों के द्वारा, और चौथा, विशेष अभिकरणों की स्थापना करके। उपर्युक्त प्रक्रियाओं द्वारा चार्टर में कई अनौपचारिक संशोधन हो चुके हैं। जैसे पहले नंबर पर हम बात करें चार्टर का समयानुकूल विकास तथा परिवर्तन। जैसे कि हम जानते हैं कि कई दफ़ा घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिनके कारण संविधान अथवा चार्टर में अपने आप परिवर्तन या संशोधन हो जाता है, और यह तथ्य संयुक्त राष्ट्र पर भी लागू होता है। संयुक्त राष्ट्र में भी ऐसे अनेक अनौपचारिक संशोधन हुए, जैसे 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव, कोरिया संकट के समय रूस द्वारा सुरक्षा परिषद के बहिष्कार को निषेधाधिकार न मानना, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों को महासभा की बैठकों में दर्शक स्तर प्रदान करना, महासचिव के कार्यकाल में वृद्धि, शांति सेना की स्थापना तथा उसका प्रयोग, कुवैत इराक संघर्ष में सामूहिक सुरक्षा हेतु अमेरिका द्वारा प्रस्ताव पास करवाना, इसी तरह के कुछ उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है संशोधन की विधि की। चार्टर में संशोधन की विधि की व्यवस्था 18वें अध्याय की धारा 108 और 109 में की गई है, परंतु अभी तक चार्टर में परिवर्तन करने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। धारा 108 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि महासभा के 2/3 सदस्यों की सहमति होने पर तथा संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के 2/3 का, जिसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य शामिल होंगे, अनुसमर्थन प्राप्त हो जाने पर ही प्रस्तुत घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों हेतु संशोधन प्रभावी हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण हेतु संशोधन संबंधी सुझावों के बारे में। सजेशंस रिगार्डिंग अमेंडमेंट फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण हेतु संशोधन संबंधी कुछ सुझाव दिए गए हैं, और वो सुझाव है, सबसे पहले नंबर पर आता है चार्टर का कठोर स्वरूप, रिजिड नेचर ऑफ द चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर उदारवादी नहीं है, क्योंकि ये इतना कठोर है
कि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का यानी वीटो का प्रयोग करके इसे रद्द कर सकता है। चार्टर की धारा 108 में प्रावधान किया गया है कि संशोधन का प्रस्ताव महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा 2/3 सदस्यों के द्वारा इसे स्वीकृत होना आवश्यक है। अतः चार्टर के संशोधन में कोई निषेधाधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात आती है सदस्यता संबंधी मामला। ये भी सुझाव दिया गया है कि चार्टर की धारा 4 भाग 2 में ये प्रावधान किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का किसी राज्य को सदस्य तभी बनाया जाएगा जब सुरक्षा परिषद सिफारिश करे तथा महासभा प्रस्ताव पास करे। 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार को अमेरिका द्वारा ना तो मान्यता प्रदान की गई और ना ही उसे 1972 तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने दिया गया। ये व्यवस्था भी समाप्त होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद का संगठन। सुरक्षा परिषद का गठन भी प्रजातंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। इस संस्था में क्षेत्रीय आधार पर समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हम बात करते हैं अब निषेधाधिकार की समाप्ति की। सुरक्षा परिषद के 27 सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त है, परंतु संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई इस बात की सूचक है कि इन सभी देशों ने इस अधिकार का प्रयोग विश्व में शांति स्थापना न करके अपने संकुचित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया है। अतः सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की समाप्ति के साथ साथ निषेधाधिकार का भी अंत कर देना चाहिए। हम एक और सुझाव की बात करते हैं और वो है शक्तिशाली राष्ट्र, पावरफुल स्टेट्स की। संयुक्त राष्ट्र ने जितनी भी कार्रवाइयाँ विश्व में की हैं वे सब छोटे छोटे तथा शक्तिहीन राष्ट्रों के विरुद्ध की हैं। जब भी मामला बड़े राष्ट्रों का आता है तो स्थायी सदस्यों में से कोई भी सदस्य अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु निषेधाधिकार का प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई को निरस्त कर देता है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके 14,500 वर्ग मील पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चीन की शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र ने चीन के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का साहस नहीं किया। चीन उस समय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी नहीं था। इसके विपरीत भारत इसका संस्थापक सदस्य था, परंतु भारत के हित में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब हम बात करते हैं घरेलू विषयों की। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में प्रावधान किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब कोई बड़ा या शक्तिशाली देश गलत कार्य करता है तो शक्तिशाली देश इसे घरेलू मामला कहकर यूएन में हस्तक्षेप करने से रोक देता है। एक और सुझाव सामने आता है इसके लोकतंत्रीकरण के लिए, वो है सैनिक शक्ति का गठन। कोई भी सदस्य राज्य यदि संयुक्त राष्ट्र को तुरंत सहायता के लिए कहता है तो संयुक्त राष्ट्र जब तक सदस्य राज्यों में सेना देने के लिए कहता है तब तक तो वो शक्तिशाली निरंकुश सत्ता उस छोटे राज्य को कुचल देगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की अपनी सेना होनी चाहिए जिससे संयुक्त राष्ट्र कमजोर देश को तुरंत सैनिक सहायता प्रदान कर सके। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सुझाव की, वो है आर्थिक विपन्नता। संयुक्त राष्ट्र के अपने वित्तीय साधन नहीं हैं। यह संगठन पूरी तरह सदस्य राष्ट्रों के अनुदान से अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। राज्यों की अनुदान राशि निश्चित नहीं है। यदि किसी शक्तिशाली और धनी राष्ट्र की कोई बात नहीं मानी जाती तो वह अनुदान में देरी कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रजातांत्रिक विचारधारा का अभाव। विश्व में अनेक राष्ट्र हैं जिसमें निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। निरंकुश तंत्र में जनता निरंकुशता से त्रस्त होती है और इन देशों में मानवाधिकारों का हनन होता है। कई देशों में प्रजातंत्र रोंदा गया है, परंतु संयुक्त राष्ट्र के कानून में आज तक जून नहीं रहेंगी। पाकिस्तान में प्रजातंत्र को समाप्त करके सैनिक शासन स्थापित कर दिया जाता है, फिर प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहाँ है? अब हम बात करते हैं एक और सुझाव की, और वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अनिवार्य क्षेत्राधिकार। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए संघ के चार्टर में संशोधन करके यह निश्चित किया जाना चाहिए कि सभी राष्ट्र अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण विधि से करें। यदि शांतिपूर्ण विधि से समाधान नहीं हो पाता तो राज्यों को अपने विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। इसके बाद बात आती है शांति के लिए एकता प्रस्ताव। 3 नवंबर 1950 से शांति एकता प्रस्ताव का भी प्रजातांत्रिक और व्यवहारिक प्रयोग देखने को नहीं मिल रहा। संयुक्त राष्ट्र को प्रजातांत्रिक बनाने के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था और सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिए। बारंबार निषेधाधिकार का प्रयोग भी संयुक्त राष्ट्र की निरंकुशता की ओर ले जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि उसके निर्णयों को राष्ट्र मानने के लिए बाधित हो
और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में वृद्धि करके राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपने प्रजातांत्रिक तरीके का प्रयोग आसानी से कर सकें। तो ये हमने आज बात की कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की कि जिससे संयुक्त राष्ट्र को लोकतांत्रिक बनाया जाए। सुरक्षा परिषद के व्यवहार को भी सदस्य राष्ट्रों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र को उत्तरदायी अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसे लोकतांत्रिक रूप से सुदृढ़ करना होगा। धन्यवाद।